इंदौर के एक युवक को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। वह 8 दिन से एक शादीशुदा महिला को परेशान कर रहा था। पहले महिला ने उसे चप्पल से पिटवाया और फिर थाने में उठक बैठक भी लगवाई गई। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। उस पर छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दरअसल टीआई तारिश सोनी के मुताबिक महालक्ष्मी नगर में रहने वाली एक महिला की शिकायत पर इरशाद आलम नाम के लड़के पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह हाउस कीपिंग का काम करती है। महालक्ष्मी नगर में सिकंदर मैट्रेस है, यहां पर इरशाद काम करता है। जब युवती वहां से निकलती है तो आरोपी उसे अश्लील इशारे करता है। आरोपी ने सोमवार दोपहर युवती के घर जाते समय रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की, उसका हाथ पकड़ा। यहां से युवती अपने घर की तरफ भागी और चाचा को जानकारी दी। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे। इंदौर में 17 अक्टूबर 2024 को बिल्डिंग से निजी कॉलेज की छात्रा के गिरने के मामले में ट्विस्ट आया है। घटना के करीब 1.5 महीने बाद पुलिस के पास पहुंची छात्रा ने अपने प्रेमी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। उसने बताया कि प्रेमी से छत पर विवाद के बाद वह नीचे कूद गई थी। इससे पहले उसने प्रारंभिक बयान में चक्कर आने पर बिल्डिंग की 3री मंजिल से गिरने की बात कही थी। बता दें, विजयनगर पुलिस ने 24 साल की एमबीए की छात्रा की शिकायत पर दीपेश पुत्र प्रसन्न जैन निवासी सिविल लाइंस ललितपुर के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का केस दर्ज किया है। उसे हिरासत में लिया गया है। दरअसल 17 अक्टूबर को इंदौर के विजयनगर इलाके में गोल्डन गेट के पास युवती बिल्डिंग की 3री मंजिल से नीचे आ गिरी। ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान के शेड पर गिरने की वजह से उसकी जान बच गई और यहां पर अपने दोस्त दीपेश जैन से मिलने आई थी। दोनों में जमकर बहस हुई। पीड़िता अपनी मां को कॉल करने टेरेस पर गई। पीछे से दीपेश आ गया, उसे अपशब्द कहे। दोनों के झूमा झटकी हुई। इसी वजह से वह नीचे कूद गई, जिससे कमर और अन्य जगहों पर चोट लगी है। दीपेश ने ही उसे लोगों की मदद से बीके अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट की सलाह दी है, इसलिए थाने पर शिकायत नहीं कर पाई। ठीक होने के बाद माता पिता के साथ थाने आकर शिकायत की। लॉरेंस बिश्नोई के खास सहयोगी शूटर भूपेंद्र ज्ञान सिंह रावत से एटीएस और एसटीएफ की पूछताछ में अहम पर्दाफाश हुआ है। इसमें पता चला कि हथियार पाकिस्तान से आते हैं। इन्हें ड्रोन के माध्यम से राजस्थान के श्री गंगानगर सीमा से पार किया जाता है। इसके बाद देश भर में सप्लाई किया जाता है। बता दें, पुलिस सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र ने पुलिस को बताया कि जब भी लॉरेंस गैंग के हथियारों की जरूरत होती है तो वह मलेशिया में रह रहे किसी भारतीय नागरिक एसके को ऑर्डर देते हैं। वह पाकिस्तान से संपर्क करता है, फिर राजस्थान की श्रीगंगानगर सीमा से ड्रोन के माध्यम से हथियार भारत लाए जाते हैं। भूपेंद्र बिहार के गोपालगंज थाने से फरार 50,000 रुपए का इनामी है, इसलिए बिहार पुलिस भी पूछताछ के लिए इंदौर आएगी। उल्लेखनीय है कि भूपेंद्र और उसके 2 साथियों आदेश चौधरी और दीपक सोहन सिंह को इंदौर पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था। भूपेंद्र राजस्थान की शराब कारोबारी सत्यनारायण मेवाड़ का शराब से भरा ट्रक हाईजैक करने इंदौर आया था। पुलिस ने इनसे 3 पिस्टल, कारतूस और कार जब्त की। भूपेंद्र मादक पदार्थों का बड़ा तस्कर है। आशंका है कि वह मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में इस बार भी भारी संख्या में फरियादियों द्वारा जनसुनवाई में पुलिस अधिकारियों को अपनी शिकायत की गई। दिन में अधिकांश मामले रुपए लेन देन और संपत्ति विवाद से जुड़े थे, तो वहीं पुलिस कमिश्नर का कहना है कि आपसी समझौते के आधार पर न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही। दरअसल जब से पुलिस कमिश्नर के पद पर संतोष शर्मा ने कार्यभार संभाला है, तभी से जनसुनवाई में नवाचार देखने को मिल रहा है और इसी के तहत पिछले दिनों जनसुनवाई में आपसी समझौते और समझाइश के आधार लोगों को न्याय दिलाया जा रहा है और इसी के चलते न्यायपालिका से जुड़े हुए अधिकारी भी जनसुनवाई में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद समस्या का हल ढूंढकर विवादों की संख्याओं को कम करने का प्रयास करें और यह प्रयास काफी सार्थक होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अधिकांश मामले आर्थिक और पारिवारिक विवाद से जुड़े हुए जनसुनवाई में पहुंचते हैं और इन्हीं प्रयासों के कारण कई परिवार जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। नहीं मिले हैं। आज जैसे कि काउंसलर्स जो हैं हमारे, उनसे बात हो रही थी, तो उनका ये कहना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले जो पहली जनसुनवाई मेरे द्वारा ली गई थी, उस जनसुनवाई के कुछ आवेदन पत्रों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण हुआ है। मीडिएशन का पर्पज ही यही होता है कि हम उसमें ऐसे मामले जिन पे अभी विजिबली आपराधिक वो नहीं है, आपराधिक कृत्य नहीं हो रहा है, बल्कि वो इस तरह का उसमें है कि उसमें हम बातचीत करके उसका समाधान कर सकते हैं, दोनों पक्षों को बुला के, जैसा मैंने कहा, पारिवारिक परिचित व्यक्तियों में, दोस्तों में कई बार जो है वो कई प्रकार के गतिविधियां ऐसी रहती हैं कि जिनको आमने सामने बैठ के और उसका संतुष्टिपूर्वक
निराकरण हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि प्री लिटिगेशन ये मीडिएशन है और इसको हम प्रॉपर तरीके से करके और फिर प्रयास ये लोगों का इसमें समाधान हो जाए। इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा एक बार फिर साइबर अपराध को लेकर अपील करते हुए मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आप जितना सजग और निजी जानकारी को सुरक्षित रखेंगे उतना ही साइबर अपराध से बच सकेंगे और इसके अच्छे और बेहतर परिणाम भी देखे जा रहे हैं और पुलिस समय समय पर एडवाइजरी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास भी कर रही है। और में जहां एक और यातायात विभाग ट्रैफिक की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं यातायात की समस्याओं के कारण आए दिन मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में सूरी थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 4 पहिया वाहन चालक द्वारा 2 पहिया वाहन चालक के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ था। लालपुर मामले में पुलिस का कहना है कि योगेश सहित एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है और जांच पड़ताल की जा रही है। आपके संपर्क में है और आपको जो टोल फ्री नंबर दिए हैं उन पर अपनी शिकायतों के साथ ही तमाम जागरूकता को दिखाते हुए तुरंत पुलिस से संपर्क भी कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर केवल मात्र जागरूकता से ही बचा जा सकता है। पिछले दिनों इसकी रोकथाम के लिए पुलिस ने कई एडवाइजरी भी जारी की थी। किया था कि ये जो साइबर फ्रॉड और जुडिशियल अरेस्ट के मामले लगातार आ रहे हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहली बात, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है और ये जो अपने आप को अपनी तस्वीर आधी दिखा के वीडियो कॉल लोग कर रहे हैं और लोगों को ये कह के कि उनकी कोई जांच चल रही है, कोई किसी विभाग के किसी एजेंसी के अफसर बन के फोन करते हैं, इस तरह का कोई भी वीडियो कॉल किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसा कोई भी वीडियो कॉल अगर आता है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो गलत कॉल है। आप इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दीजिए। इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। अभी आप लोगों को हम दोबारा वो शेयर करके आपके ग्रुपों के माध्यम से भी हम जारी कर रहे हैं कि तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। नहीं आता है तो डायल 100 पे कॉल करिए, संबंधित पुलिस थाने को बताइए। अगर लगे तो सोशल मीडिया के जो हमारा अकाउंट है उस पर आप मैसेज करिए, पर इस तरह के कोई कॉल एंटरटेन मत करिए। पुलिस इस तरह की कोई कार्रवाई पुलिस की नहीं होती है जिसमें कि वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके और इस तरह का कोई वारंट, समन्स वगैरह दिखाया जाता है और जिसमें ये बताया जाता है कि आपका परिवारजन कोई, आपके कोई पुत्र, आपकी पुत्री, आपके कोई अन्य रिलेटिव जो है किसी उसमें फंस गए और इसके लिए आपको जो है फिर वो अपने किसी सीनियर ऑफिसर से बात करके और आपके बैंक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे, बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। ये जो है श्योर जो है कंफर्म ये फ्रॉड कॉल है और इसके उसमें नहीं होना है। और इसी से जुड़ा हुआ कोई भी अपना साइबर फ्रॉड से रिलेटेड बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ओटीपी वगैरह आप किसी भी थर्ड पार्टी से स्वयं के अलावा किसी से भी शेयर मत करें। अगर कोई मांगता है ये भी डेफिनेटली एक फ्रॉड आपके साथ किए जाने का प्रयास है। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में पीड़ितों ने अपनी समस्याएं रखी, जमीन संबंधी शिकायतें भी सुनी गई और मौके पर ही उनका निराकरण किया गया। कुछ मामलों में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जज सुनवाई में पीड़ितों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर उनका निराकरण किया गया। इसके अलावा रेड क्रॉस के माध्यम से एक पीड़ित महिला को 50,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। जन सुनवाई में कई पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान की गई। इनमें मनीषा पवार को 10,000 रूपये, कृष्णा नीम को सिलाई कार्य सहयोग के लिए 10,000 रूपये, प्रेमलता बाई को तत्कालिक सहायता के रूप में 10,000 रूपये, बसकन्या बाई को 20,000 रूपये, कला सोलंकी को 10,000 रूपये, पूजा सोलकर को पुत्र के इलाज के लिए 20,000 रूपये स्वीकृत किए गए। कलेक्टर यासीन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाले सभी प्रकरणों का समय सीमा में सकारात्मक रूप से निराकरण सुनिश्चित करें। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सकल हिंदू समाज के द्वारा संयुक्त रूप से चलो लाल बाग का आह्वान करते हुए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हिंदू एकत्रीकरण होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लाल बाग परिसर में बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिंदू चिंतन और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद मोहम्मद यूसुफ खान को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लगातार हिंदू समाज पर
अत्याचार के वीडियो सोशल मीडिया से लेकर कई स्थानों पर वायरल हो रहे हैं, जिसके कारण भारत में हिंदू समाज में काफी चिंता बनी हुई है और इसको लेकर तमाम समाजजनों द्वारा विभिन्न तरह से आवाज बुलंद कर इस हिंसा को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसी के तहत 4 दिसंबर को लालबाग परिसर में सकल हिंदू समाज के बैनर तले भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा, जिसको लेकर हिंदू संगठन से जुड़े संतोष शर्मा द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि हिंदू समाज को एक होना है और हमें जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पटल पर रखने की आवश्यकता है और जो सेलिब्रिटीज और अभिनेता पिछले दिनों अपने सम्मान चिन्ह वापस कर रहे थे उन्हें इनके लिए बोलने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। तो वहीं हिंदू समाज को एक होने के साथ ही भारत सरकार से मांग की है कि भारत सरकार उचित कदम उठाते हुए हिंदू सनातनियों को बचाने के लिए उचित कदम उठाए। ने भी कहा था कि यदि ये दोनों देश की सरकारें यदि देश नहीं चला पाए तो अब भारत सरकार का ही इस पर नियंत्रण होगा। अब वक्त आ चुका है हमारी सबकी सनातनियों की, हिंदुओं की माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि अब वो अपना भारत सरकार के रूप में कदम उठाए और जो सनातनियों पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हो रहा है उसे वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराए उस राष्ट्र में और वहाँ की सरकार को अब अपने अधीन करे और पूरे विश्व को एक संदेश दे कि भारत कमज़ोर नहीं है, भारत कमज़ोर नहीं था और यदि हिंदुओं पर और सनातनियों पर इस प्रकार के अत्याचार होंगे तो ये हिंदू राष्ट्र जो है भारत, उसकी सरकार अब कदम बढ़ाएगी, नहीं रुकेगी। इंदौर में फिर एक बार राजस्थान के झालावाड़ से मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए आए 3 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 50 ग्राम मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है। दरअसल इंदौर में मादक पदार्थ की भारी मात्रा में खपत होती है। यह केवल पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को देखते ही पता चलता है, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्यों के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहुंच रहा मादक पदार्थ एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी के तहत एक बार फिर से राजस्थान के झालावाड़ से जुड़े युवक मादक पदार्थ की तस्करी करने आए 3 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर टीम को एक्टिवेट किया गया। जब उसमें गाड़ी को चेक किया गया तो एक इसमें बलेनो कार और इसमें 3 आरोपी हैं। ये तीनों ही झालावाड़ के रहने वाले हैं। इसमें एक विकी है, एक रेहान है और एक सहजान है। ये तीनों झालावाड़ के रहने वाले हैं और यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए आए थे। जब इनको चेक किया गया तो लगभग 51 ग्राम एमडी पकड़ी गई है और इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आगे भी इसमें जो इसके मतलब पूछताछ के आधार पर जो और जो आरोपी हैं और जो स्मगलर्स हैं उनका पहचान कर कार्रवाई की।